डिफ्लेशनरी गैप करवा दिया था, आज मैं डिफ्लेशनरी गैप करवा देता हूँ और खत्म करता हूँ इसे। ठीक है, चलिए डिफ्लेशनरी गैप लिखे रेडी। दो टॉपिक होंगे आज, डिफ्लेशनरी गैप वाला टॉपिक होगा और ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला टॉपिक होगा। सबसे पहले डिफ्लेशनरी गैप की बात कर लेते हैं। डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं इसे, या डेफिसिट डिमांड भी कहते हैं, इसे डेफिसिट डिमांड भी कहते हैं। और डिफ्लेशनरी गैप इसका मतलब क्या होता है सुनिए। और जो डायग्राम बिल्कुल वही रहता है, बस थोड़ा हल्का सा चेंज होगा डायग्राम में। ये होता है एएस का कर्व और ये होता है हमारा एडी का कर्व। क्या लेते हैं, एडी और एएस। ये होता है हमारा प्लान एग्रीगेट डिमांड प्लान। और ये वाला कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला ये होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, या कहते हैं इनकम, यहाँ हम लेते हैं इनकम। ठीक है, और ई वाला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं। ठीक है, बच्चों डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है, जब एक्चुअल डिमांड जो कम हो जाए, किससे, प्लान्ड से। प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से जब एक्चुअल कम होती है, AD1 ये एक्चुअल हो गई। प्लान किया था हमने, मान लो फॉर एग्जांपल पेन्स 10,000 पेन्स की डिमांड आएगी, लेकिन डिमांड आ गई सिर्फ 8,000 पेन की। 8,000 पेन की डिमांड आ गई। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। हाँ जी, ये हमारा प्लान प्लान 10,000 यूनिट की डिमांड आएगी, एक्चुअल कितनी आ गई, 8,000 यूनिट की। प्लान से कब आई, प्लान एग्रीगेट डिमांड थी 10,000, एक्चुअल कितनी हो गई 8,000। तो कितने कम आई है, 2,000। तो ये जो 2,000 कम आई है, ये कहलाएगी हमारी डेफिसिट डिमांड। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन क्या थी, मैंने क्या बताया था, when actual aggregate demand is less than planned at full employment level। याद रखना, full employment level लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी, when actual aggregate demand is less than when actual aggregate demand is less than planned aggregate demand at full employment level, at full employment level is called deficit demand और deflationary gap। अच्छा deflationary gap कौन सा क्रिएट हो रहा है, देखो बच्चों ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इस वाले गैप को, ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। दिस गैप इज कॉल्ड ईएफ। ईएफ वाला पोर्शन, ये वाला गैप डिफ्लेशनरी गैप होता है। अच्छा डिफ्लेशनरी गैप क्यों आता है, इसके पीछे भी रीजन है। डिफ्लेशनरी गैप, यहाँ सुनिए डेफिनेशन क्या बोलोगे, when actual aggregate demand is less than planned aggregate demand is called deficit demand। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड ऑन आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन लेवल। हाँ एम्प्लॉयमेंट, हाँ एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यार देखो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कब है, हमने सोचा था 10,000 यूनिट की डिमांड आएगी, सिर्फ आई 8,000 की। मतलब मेरे पास 10,000 पेन पड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग खरीदने के लिए तैयार कितने हो, सिर्फ 8,000 खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा या कम कर दूंगा, प्रोडक्शन कम करूंगा। क्या प्रोडक्शन कम करी जा सकती है, देखो मैंने क्या बताया था, हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं, प्रोडक्शन को आप बढ़ा नहीं सकते। एक्सेस डिमांड में याद है बच्चों, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, इम्पैक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था एक्सेस डिमांड में, इन्फ्लेशनरी गैप में आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम फुल एम्प्लॉयमेंट में थे, प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन सिर्फ डिमांड कम आई है, प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इन्फ्लेशनरी गैप में क्या था, आप और लोग ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग फुली एम्प्लॉयड थे। लेकिन सिंस यहाँ पर भी फुल एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है, तो हमारी प्रोडक्शन लेवल को कम करना पड़ेगा हमें। प्रोडक्शन कम कैसे होगी, एम्प्लॉयमेंट कम कर दो, प्रोडक्शन कम कर दो तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी
तो लोग जॉबलेस हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे तो लोगों का पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जब लोगों का पैसा नहीं होगा तो धीरे धीरे कमोडिटीज के प्राइस क्या है वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। ठीक है, तो कंट्री में आ जाएगा डिफ्लेशन, कंट्री में क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन, और एक डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा, ये वाला डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इम्पैक्ट क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप का इकोनॉमी पे, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है और उससे प्राइस भी कम हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेस और रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड, सॉरी डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है इनकम कम होना। क्या रीजन है, इनकम, इनकम कम होने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, इनकम कम। अच्छा, इनकम कम होने के कारण क्या होता है, इनकम कम क्यों होती है बच्चों, इनकम कम होने का कारण होता है टैक्स का बढ़ना। इनकम कम कैसे होती है, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, तो टैक्स इंक्रीज करने की वजह से लोगों की इनकम कम हो जाती है। दूसरा, सब्सिडीज कम कर देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर देती है। एक्सपोर्ट्स का कम होना, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। फिर और क्या रीजन बताया था, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट कम हो गई हमारी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट कम होना। तो ये कारण है जिसकी वजह से हमारे कंट्री में डिफ्लेशनरी गैप आता है। ठीक है, ये डेफिसिट डिमांड होता है। हाउ टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने का तरीका क्या है बच्चों, दो पॉलिसी मेजर्स हैं, एक है फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल ऑपोजिट है, इन्फ्लेशनरी गैप का जस्ट ऑपोजिट करना है आपको, और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, जो जो हमारी कौन यूज करती है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यूज करती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट के हाथ में मोस्टली दो चीजें होती है, टैक्स और सब्सिडी। गवर्नमेंट टैक्स को क्या कर देगी, कम, है ना, ये कारण है, टैक्स कम होने तो कारण है जिसकी वजह से डेफिसिट डिमांड होती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सॉरी इनकम कम होना, नहीं टैक्स कम कर देगी ना, टैक्स कम कर देगी और सब्सिडीज को बढ़ा देगी। लोगों के पास पैसा नहीं है, डेफिसिट डिमांड क्यों आता है, लोगों की जॉब चली जाती है, इंप्लॉयमेंट कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाते हैं। तो लोगों के पास जॉब भी नहीं है, प्राइस नहीं है, तो फिर अब उसको ठीक कैसे करेंगे, टैक्स कम कर दो, टैक्स कम करो तभी तो लोगों का पैसा बचेगा कुछ, तो टैक्स कम कर देगी और गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ा देगी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज करती है, हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक, आरबीआई, आरबीआई यूज करती है। आरबीआई का हाथ में क्या क्या चीज होती है, सीआरआर, एसएलआर, हाँ बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब कुछ कम हो जाएगा। शॉर्टकट याद रखना, ये सब कुछ क्या कर देगी, कम, आरबीआई सब कुछ कम कर देगी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है वो परचेज कर लेगी, क्या कर लेगी, परचेज। अच्छा, एक बच्चों को समझ में आता है क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन, सुनो ध्यान से सुनो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, यहाँ सुनो बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, आरबीआई जो होती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करती है पब्लिक को और बैंकों को, पब्लिक को और बैंकों को गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करती है और उनसे खरीदती भी है ओपन मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट को कहते हैं ओपन मार्केट। आरबीआई की सिक्योरिटी बेचती भी है और उनसे खरीदती भी है। ये बेचने और खरीदने का प्रोसेस जो होता है पब्लिक को या बैंकों को, ये क्या होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंस अभी लोगों के पास पैसे की कमी है, डिफ्लेशन है ना कंट्री में, डिफ्लेशन कब होता है, जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम होगी, लोगों को पैसे की कमी है, तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इनसे परचेज कर लेगी। परचेज करने से होगा क्या, जैसे ही आरबीआई पब्लिक से परचेज करेगी सिक्योरिटी, तो पब्लिक के पास पैसा फैलेगा इकोनॉमी में। आरबीआई परचेज कर रही है मतलब ये पैसे देगी किसको, पब्लिक को। जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, तो आरबीआई जब परचेज करेगी पब्लिक से सिक्योरिटी, परचेज कर लेगी, तो वो पैसा देगी किसको, पब्लिक को। तो पब्लिक में इकोनॉमी में धीरे धीरे पैसा फैलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्लेशन के समय आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पब्लिक से खरीद लेती है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये सारे मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम डेफिसिट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। नोट करें से इसके बाद मल्टीप्लाई वाला करेंगे।
चलिए स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इससे एमसीक्यू का क्वेश्चन भी आता है। सुनो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक क्या कहते हैं। देखो बच्चों, कभी भी किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ सुनो, कभी भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उससे कई ज्यादा गुना इनकम जनरेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्लाईओवर बनने में इन्वेस्टमेंट हुई, फ्लाईओवर बनने में इन्वेस्टमेंट हुई फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की। कितने करोड़ की? हाँ, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई फ्लाईओवर बनने में। ठीक है, अब इससे ना कई ज्यादा गुना इनकम जनरेट होगी। कितना गुना इनकम जनरेट होगी? 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है तो कितना गुना इनकम जनरेट होगी, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ एमपीसी। किसके बेसिस पे? एमपीसी। ठीक है, एमपीसी के बेसिस पे पता चलता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री का एमपीसी जो है 0.9 है। क्या है? 0.9। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और एक फॉर्मूला और होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ये इसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे के वाला, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या माना हमने? 0.9, 1 माइनस 0.9, तो के की वैल्यू क्या रहेगी? 0.1। पॉइंट आएंगे, के की वैल्यू आ गई 10। के की वैल्यू क्या आ गई? 10। इस 10 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस 10 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 10। डेल्टा वाई मुझे नहीं पता, इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है? इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है? 100 करोड़ की। सॉल्व करेंगे इसे, 10 इंटू 100 कितना आया? इसका मतलब ये 1000 करोड़ की इनकम जनरेट हुई। कितने की इनकम जनरेट हुई? 1000 करोड़ की। कितने की इन्वेस्टमेंट पे? 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे कितने इनकम की जनरेट, कितने की इनकम जनरेशन हुई? 1000 करोड़, 1000 करोड़। कितने गुना इनकम जनरेट हुई? 10 गुना। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे कितनी ज्यादा गुना इनकम जनरेट होगी। अच्छा, ये कैसे होता है कि इतनी ज्यादा गुना इनकम कैसे जनरेट हो जाती है? इन्वेस्टमेंट तो 100 करोड़ की है, इतनी ज्यादा इनकम कैसे जनरेट होगी? सुनो, इसके पीछे एक साइकिल काम करता है। उस साइकिल का नाम है एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम। क्या नाम है? एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम। हाँ, ठीक है। 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज इनकम ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज इनकम ऑफ अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है? क्या सुनो बच्चों, ये फ्लाईओवर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़ की। ये पैसा गया कंपनी के पास, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के पास गया, कंपनी ने कमाए 100 करोड़। अब इस कंपनी ने 100 करोड़ कमाए, अब ये कंपनी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देगी। किसको? एबीसी कंपनी को 100 करोड़ मिले, इन्वेस्टमेंट मिली 100 करोड़ की, मान लो गवर्नमेंट ने दी। गवर्नमेंट ने एबीसी लिमिटेड को 100 करोड़ पे दी फ्लाईओवर बना के दो मुझे, तो इनकी इनकम हो गई 100 करोड़ की। अब ये सैलरी पे करेंगे अपने इंजीनियर्स की, इंजीनियर या अपॉइंट करेंगे लेबर, लेबर को सैलरी पे करेंगे, लेबर को पैसे देंगे, और जिसको स्टील वगैरह या रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के लाएंगे उनको पैसे देंगे। तो इन सबकी इनकम बनती है, इन सबकी इनकम बनेगी। अब ये फर्दर खर्च करेंगे, अपनी एक्सपेंडिचर करेंगे, और लोगों की इनकम बनेगी। फिर वो फर्दर खर्च करेंगे और लोगों की इनकम बनेगी। तो ये चीज ना, ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। एक बंदे को पैसे मिले तो वो खर्च करेगा, जिसको वो पैसे देगा उसकी इनकम बनेगी, वो आगे खर्च करेगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं लेबर को पैसे मिले, लेबर आगे खर्च करेगा। तो लेबर, जिसको पैसे मिले, लेबर ने जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सामान खरीदा, वो फिर आगे खर्च करेगा। इनकम बनी है, हाँ, फ्लाईओवर की बनेगा। हाँ, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ की, ये 100 करोड़ से बहुत सारे लोगों की इनकम बनना चालू हो जाती है। फर्दर और इनकम जनरेट होती है, साइकिल बहुत लंबी जाती है, आप काउंट नहीं कर सकते साइकिल को। हाँ, बट एक फॉर्मूला जरूर दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पता कर सकते हैं कितने गुना मल्टीप्लाई होगी इनकम? इस वाले फॉर्मूले से, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये जो भी आता है 10, ये बताता है कि इतने टाइम्स, 10 टाइम्स इनकम जनरेट होगी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की है तो इनकम कितने की जनरेट होगी? 10 टाइम्स इसका 10 टाइम्स तो 1000 करोड़। उसके लिए मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया, के की वैल्यू 10 ही आएगा, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। डेल्टा आई कितना है? 100, इन्वेस्टमेंट सॉल्व किया 1000, मतलब इतनी इनकम जनरेट होगी बाय इतनी सी इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
अच्छा ये बात बताओ, ये समझ आया सबको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले को नोट कर लेना। तो उसके बाद अगर मान लो एमपीसी कम हो, यहाँ सुनना, अगर मान लो एमपीसी कम हो गया तो ज्यादा इनकम जनरेट होगी कम इनकम जनरेट होगी। अभी तो हमारा एमपीसी क्या 0.9 है, अगर मान लो एमपीसी कम रहा तो चलो सॉल्व कर लो। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ की, उतने ही इस बार हमारी कंट्री का एमपीसी क्या है 0.8। एमपीसी क्या बताता है कि लोग अपने इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करते हैं या लोग अपने इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर देते हैं, वो बताता है हाँ मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, हाँ तो अब इस बार फॉर्मूला लगाएंगे के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना है 0.8, के की वैल्यू क्या आ गई 0.2, पॉइंट आएगा पर जीरो आएगा 5, के की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये 5 आया है, डेल्टा वाई मुझे नहीं पता, डेल्टा आई कितना 100, तो ये कितना हुआ 500 करोड़। क्या आंसर आ रहा है 500 करोड़। इसका मतलब ये है अगर हमारा एमपीसी लो रहा, अगर हमारा एमपीसी लो रहा तो इनकम कम जनरेट होगी। we can say we can say this that higher the MTC, higher will be the income या higher will be the multiplier। जितना ज्यादा MTC होगा उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर होगा और उतनी ही ज्यादा लोगों की इनकम बनेगी, और जितना ही कम MTC होगा उतना ही कम मल्टीप्लायर आएगा और उतना ही कम लोगों की इनकम बनेगी। क्या बच्चों, अगर MTC 1 हो गया तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफिनिटी आएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम इंफिनिटी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी 1, क्योंकि एमपीसी या तो 1 होगा या तो 0। क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, और नहीं मिनिमम आप एमपीसी को क्या ले सकते हो 0 ना, तो 1 माइनस 0 इज 1 ना, 1/1 इज 1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये समझ आए और बात, हायर द एमपीसी higher the multiplier, higher will the income. Lower the MTC, lower will the multiplier, lower will the income. तो जितना ज्यादा इनकम MTC होगा उतनी ज्यादा लोगों की इनकम बनेगी। ठीक है, कभी यहाँ सुनो बच्चों, सिर्फ लास्ट है आज का, सुनिए। अब ना मैंने क्या होता है, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की क्या होती है इनकम, इसका ना टेबल याद रखना, इसका वर्किंग। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग क्या होती है, तो वर्किंग कैसे देखेंगे यहाँ सुनिए। मान लो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हुई कितने की 100 करोड़, कितने की 100 करोड़। हमारा एमपीसी क्या चल रहा है, एमपीसी क्या चल रहा है हमारा 0.8,
नहीं, हमने एमपीसी क्या एज्यूम कर रखा है 0.9। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी की इनकम 100 करोड़ हुई है तो 100 करोड़ का 90%, 0.9 का मतलब 90%, वो 90% खर्च कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्कर्ष, उसको 100 रुपए मिले, एमपीसी कितना है 0.9, तो 100 का 90% मतलब 90 खर्च कर देगा, बाकी वो सेव कर लेगा। ठीक है, हाँ यहाँ सुनो, 100 करोड़ की इनकम बनी, यहाँ देखो 100 करोड़, मान लो एबीसी लिमिटेड को मिले 100 करोड़, तो एबीसी लिमिटेड के लिए इनकम कितनी होगी 100 करोड़ की, इसका 90% वो खर्च कर देगा। क्या कर देगा, खर्च। इसका 90% निकालो कितना आएगा बच्चों, 90 करोड़। 90% निकालो कितना आएगा, 90 करोड़। ठीक है, इसका मतलब उसने 90, एबीसी लिमिटेड ने 90 करोड़ खर्च कर दिए। कैसे, मान लो पेमेंट कर दिया, आर्किटेक्ट को, इंजीनियर्स को पे कर दिया, लेबर को पे कर दिया। अब जिनको जिनको उन्होंने पेमेंट करी है, जिनको जिनको उनको पेमेंट, जिनको जिनको पेमेंट करी है, वो उन लोगों की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। ये एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने सबको पैसा दिया, तो जिसको जिसको पैसा दिया है उनकी क्या है वो इनकम। तो देखा जाए तो उनकी इनकम कितनी बन गई 90 करोड़। अब ये जो लेबर इन सबकी जो इनकम बनी है, इंजीनियर इन सबकी, ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फर्दर खर्च करेंगे 90%। 90% एमपीसी होने का मतलब क्या है, हर पूरे कंट्री में हर कोई 90% पैसा खर्च कर देता है। ठीक है, 0.9 एमपीसी मतलब 90% हर कोई खर्च कर देता है। अब फिर से 90 करोड़ का 90% निकाल लो, कितना आया, 90 करोड़ का 90% निकालो कितना आएगा, 81 करोड़। कितना आएगा, 81 करोड़। 90% आप निकाल लेना, 81 आएगा। ठीक है, 90 करोड़ का 90% 81। ठीक है, अभी 81 करोड़ जिसकी जिसकी इनकम बनी, इनकी जो लेबर वगैरह थे इनकी इनकम कितनी बनी थी 90 करोड़, उसका उसने 90% खर्च कर दिया। अब ये 80 करोड़ की जहां पर खर्चा किया है, ये किसी और बंदे की इनकम बनेगी, फिर वो क्या करेगा, वो फिर से 90% खर्च कर देगा। ठीक है, तो ये साइकिल ना चलती रहती है, ये वाली साइकिल क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, और ये साइकिल चलती रहेगी कब तक, जब तक 100 करोड़ की इनकम जनरेट ना हो जाए। कितने की, 100 करोड़ की। जब तक 100 करोड़ की इनकम जनरेट ना हो जाए, ये इनकम क्या, ये साइकिल क्या होगी, चलती रहेगी। ठीक है, सॉरी 1000, सॉरी 1000 करोड़ की इनकम जनरेट ना हो जाए, और 1 करोड़ का 90% कितना आएगा, 900 करोड़। ये टेबल आपको बना देनी है, इस टेबल की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है इस पेज पे, पेज नंबर 8.11, इन वर्किंग, ये वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, इसे रीड जरूर कर लेना। 8.1 ये ग्रुप पे डाल देना, ये वाला पूरा टेबल 8.1 यहाँ से लेके ये, हाँ, वर्किंग जरूर पढ़ना बच्चों, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नोट कर लो बच्चों, आज के लिए नहीं है, ये टॉपिक मैंने ओवर कर दिया।